वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स के बारे में। डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स क्या होते हैं, कैसे उनका यूज़ होता है, कहाँ कहाँ पे उनका यूज़ होता है। सिंक्रोनस और असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के बारे में जानेंगे कि एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट क्या होता है, कॉल स्टैक क्या होता है, किस तरह से मेमोरी के अंदर और सीपीयू के अंदर प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है एक्चुअलिटी में, जावास्क्रिप्ट इंजन किस तरह से वर्क करता है उन दोनों के साथ। साथ ही साथ जानेंगे इवेंट लूप के बारे में, जो कि असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में हमारे बहुत काम आता है। इसके बाद हम उसमें किस तरह से हमारा जो फंक्शन है वो कॉल का होता है, किस तरह से हमारा स्टैक है वो वर्क करता है, कैसे प्रोग्राम जो है फुल्ली फंक्शनली एग्जीक्यूट होकर आपको आउटपुट देता है। इन सब चीज़ों के बारे में एक कंसेप्चुअल ओवरव्यू लेंगे और जानेंगे कि किस तरह से हमारा प्रोग्राम जो है वो फाइनली आपको आउटपुट शो करता है। ये सब चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर कवर अप करने वाले हैं, इनका कंसेप्ट कवर अप करने वाले हैं कि क्या इसका एक्चुअल व्यू है एक तरह का। ठीक है, क्योंकि ये जो है सिंक्रोनस और असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग जावास्क्रिप्ट के एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं। इस वजह से इन वीडियोस को देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, लेकिन ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स होने के कारण आपको थोड़ा देर में समझ आते हैं। तो किसी भी व्यक्ति को उसको अगर समझना है तो प्रॉपरली हैंड्स ऑन करना पड़ेगा। तो अगर आपको वो चीज़ें इतनी क्लियर नहीं हो पाई है जितनी होनी चाहिए थी, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की बड़ा को, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो में आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो जाने वाली हैं, क्योंकि हम हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करने वाले हैं डिफरेंट कोर्स स्निपेट्स के साथ, एग्जांपल्स के साथ उसको ट्राई करने वाले हैं आगे वाली वीडियो में। तो इनको ध्यान में रख के आपको मैंने ये वीडियो बनाई है कि बेसिक आपको पता चल जाए चीज़ों का, फेमिलियर हो जाओ आप चीज़ों से। तो बस उस चीज़ के लिए मैंने इस वीडियो को डेवलप किया है। तो बिना किसी देरी के जानते हैं कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन किस तरह से वर्क करता है। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं दो प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स के बारे में, जो कि है, पहला तो है सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कंसेप्ट और दूसरा है असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कंसेप्ट। तो देखो, मैं आपको सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कंसेप्ट के बारे में बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि किस तरह से प्रोसेस जो है वो एक प्रोग्राम को अपने एग्जीक्यूशन में जो आता है तो उसे प्रोसेस कहते हैं। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में आता है तो उसे प्रोसेस कहते हैं। तो एक प्रोसेस किस तरह से वर्क करता है, क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है, तो जब भी मैं एक प्रोग्राम को रन करता हूँ, ठीक है, मैं जब भी प्रोग्राम को रन करता हूँ, जावास्क्रिप्ट का कोड रन होता है, ब्राउजर में हो चाहे नोड जेएस एनवायरनमेंट में हो, कहीं पर भी हो, तो उसके लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कि है, पहली तो है रैम की और दूसरी है ये सेगमेंटेशन की। मतलब ये कुछ फीचर्स हैं, ये जो आपके सामने दिख रहे हैं, ये प्रोग्राम कोड, हीप, स्टैक, ग्लोबल वेरिएबल, ये एक पार्ट ऑफ द रैम है जो कि किसी एक प्रोग्राम को स्पेसिफाई किया जाता है। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, समझाता हूँ। मेरे पास ये एक रैम है, सपोज दैट ये मेरी 4 GB की रैम है। ठीक है, अब मैंने कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस रैम में से कुछ मेमोरी उठानी पड़ेगी। सपोज मैंने बीच की मेमोरी उठा ली, ठीक है, छोटी सी कोई मेमोरी उठा ली। उस मेमोरी के अंदर मुझे इस प्रोग्राम को इंसर्ट करना पड़ेगा। उस मेमोरी के अंदर मुझे इस प्रोग्राम को इंसर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को इंसर्ट करने के दौरान, क्योंकि मुझे प्रोग्राम को रनिंग में लाना है, क्योंकि मुझे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो कि हैं कुछ ये वाली रिक्वायरमेंट्स। जैसे कि सबसे पहला, जब भी हमें किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होता है तो उसका प्रोग्राम का कोड चाहिए होता है। ठीक है, उसके ग्लोबल वेरिएबल्स क्या क्या होने वाले हैं वो चाहिए होते हैं। हीप चाहिए होता है, वो मैं सब बताऊंगा कि हीप और स्टैक में क्या डिफरेंस होता है, किस लिए काम आते हैं। ठीक है, ये 4-5 चीजें हैं, और भी कुछ चीजें होती हैं जो कि हमें रिक्वायर होती हैं। ठीक है, ताकि मैं प्रोग्राम क्या कर रहा है उसको अपने पास रख सकूं, बता सकूं कि भाई एट दिस पॉइंट प्रोग्राम कर क्या रहा है, उसके पास एक्सेस किस फाइल की है, उसके पास क्या क्या मेमोरी में उसने डेटा कहाँ कहाँ स्टोर कर रखा है, किस कैमरा को एक्सेस कर रखा है, किस रिकॉर्डर को एक्सेस कर रखा है, किस फाइल को एक्सेस कर रखा है, क्या फैचिंग रिक्वेस्ट मार रहा है। ये सब के सब चीजों को आपको क्या करना पड़ता है, एक मेमोरी के अंदर उसको स्टोर करा के रखना पड़ता है। तो जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में आता है तो एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी फ्रॉम द रैम उसको एलोकेट हो जाती है। ठीक है, जिसके अंदर वो ये सारी चीजें जो मैंने आपके सामने लिख रखी हैं, स्टैक, ग्लोबल वेरिएबल, प्रोग्राम कोड, ये सारे की सारी चीजें उसके अंदर डालता है उस मेमोरी के अंदर। तो देखो, जब भी कोई मेमोरी का ब्लॉक मिला उसको, तो उसके अंदर सबसे पहले उसने प्रोग्राम कोड डाला कि उसको क्या रन करना है। ठीक है, उसके बाद उसने डाला कि भाई मेरे ग्लोबल वेरिएबल्स क्या है, कि भाई मैंने मान लो आपने कुछ ग्लोबली डिक्लेयर कर रखा है, वैर से 1 2 3 ABC कुछ भी डिक्लेयर कर रखा है, वो सारे के सारे यहाँ पर क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, और ये कुछ एक्स्ट्रा मेमोरी होती है हीप और स्टैक, जो कि प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में मदद करती है। ठीक है, स्टैक के बारे में भी हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और लेकिन हीप के बारे में आपको बता देता हूँ। हीप क्या है, एक रन टाइम मेमोरी होती है। मतलब कि जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो,
ठीक है, मैंने आपको बताया था मेरी वीडियोस में कि मैंने ऑब्जेक्ट किस तरह से क्रिएट करते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं। जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो वो हीप के अंदर जाके स्टोर होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको हीप मेमोरी एलोकेट होती है एक नई, ठीक है। तो हीप के अंदर जो नई मेमोरी एलोकेशन होती है वो हीप के अंदर होती है। लेकिन लेकिन जो स्टैक होता है हमारा, स्टैक वो फंक्शन एग्जीक्यूशन के लिए मदद करता है, फंक्शन के लोकल वेरिएबल्स को स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो ये आई होप क्लियर होगा कि किस तरह से एक प्रोग्राम जो है वो एक प्रोसेस में कन्वर्ट होता है। प्रोसेस मतलब एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम, ठीक है। उसको क्या करने, आपको कुछ कुछ चीजें उसको देनी पड़ती हैं, उसके रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करना पड़ता है, उसे कोड को मेमोरी में लोड करना पड़ता है, उसको हीप, उसको वेरिएबल्स की मेमोरी स्पेस एलोकेट करनी पड़ती है। ये सब जब आप कर देते हो तब आपका प्रोग्राम जो है वो एक प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाता है, वो एग्जीक्यूशन में आ जाता है। और इसी को हम कहते हैं क्या, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। यही हमारा है क्या, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। देखो, कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, संदर्भ में, मतलब कि इससे एसोसिएटेड, मतलब प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन से एसोसिएटेड चीजें होती हैं। ये सारी की सारी जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं, ये सारी की सारी एक रिक्वायरमेंट है प्रोग्राम की, ठीक है, जो कि मेमोरी में स्टोर होती है, ठीक। लेकिन अब इस स्टैक का क्या काम है, ठीक है, ये तो हमने सीख लिया कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, क्या काम आता है, सारी जो भी प्रोसेस की इंफॉर्मेशन है कि क्या क्या प्रोसेस ने एक्सेस कर रखा है, क्या क्या प्रोसेस के पास रिसोर्सेज हैं, कहाँ कहाँ उसने मेमोरी में चीज़ें एलोकेट कर रखी हैं, ठीक है, वो है, वो सारी चीज़ें रह जाती हैं, ठीक है। लेकिन ये स्टैक क्या है, स्टैक कुछ इस तरह का है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर मेरे पास एक कोड स्निपेट है छोटा सा, मैंने यहाँ पे आपको बना के तैयार कर रखा था, ठीक है। उसका आउटपुट मुझे ये मिल रखा है। क्या करता है ये स्निपेट, कुछ नहीं, F2 फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है। फिर ये फंक्शन F1 को कॉल करता है, F1 एग्जीक्यूट हो जाता है, तो ये सबसे पहले F1 प्रिंट करता है, दिस इज फंक्शन 1, और फिर F1 खत्म होने के बाद वापस से फंक्शन 2 के पास कॉल आती है और यहाँ पे F2 एग्जीक्यूट हो जाता है और ये प्रिंट कर देता है, ठीक। ये होता है किस तरह से, मतलब एक सिंक्रोनस वे में, मतलब कि ऊपर से नीचे, टॉप डाउन ये चीज़ें चल रही होती हैं भाई। पहले यहाँ से यहाँ कॉल गया, फिर यहाँ से यहाँ कॉल गया, फिर इसने कॉल किया, फिर वापस रिटर्न हुआ, फिर इसने दूसरे कंसोल लॉग स्टेटमेंट को कॉल किया। तो ये एग्जीक्यूशन क्या होता है, सिंक्रोनस वे में चल रहा है, तो इसे कहते हैं सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, मतलब एक के बाद एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है। ये ऐसा नहीं है कि भाई ये फंक्शन 1 के पूरे होने से पहले ही कंसोल लॉग हो जाए दूसरा वाला, ऐसा नहीं है, ठीक है। पहले ये फंक्शन 1 कॉल होगा, उसके अंदर का कंसोल लॉग कॉल होगा, फिर उसके बाद मेरे पास ये वाला कंसोल लॉग कॉल होगा, ठीक है। तो ये है एक सिंक्रोनस वे में प्रोग्रामिंग करना, ठीक। लेकिन ये किस तरह से हो रहा है, इसके अंदर की डेप्थ देखते हैं। देखो, सबसे पहले जब भी मैं किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूं तो मेरे पास एक होता है मेन फंक्शन। क्या होता है, एक मेन फंक्शन होता है, ठीक है। कोई भी प्रोग्राम, चाहे हम सी में लिखें, चाहे जावा में लिखें, कोई पाइथन में लिखे, कोई जावास्क्रिप्ट में लिखे, कोई गो में भी लिखे, किसी भी लैंग्वेज में लिखे, ऑपरेटिंग सिस्टम जिस प्रोग्राम को कॉल मारता है वो है मेन, जिस फंक्शन को कॉल मारता है वो है मेन फंक्शन, क्योंकि यही एक फंक्शन है जो कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता ही होता है, क्योंकि यही ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल मारता है इस चीज को, ताकि भाई उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर पाए। तो जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना होता है सबसे पहले मेन फंक्शन मेमोरी में लोड हो जाएगा, तो स्टैक के अंदर वो चीज लोड होती है। ध्यान रखना, जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो सबसे पहले उसका जो मेन फंक्शन कॉल होता है, उसकी जो भी सारी चीजें हैं, सारी इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन में क्या क्या आ गया, उसके लोकल वेरिएबल आ गए, ठीक है, उसका रिटर्न एड्रेस आ गया, रिटर्न एड्रेस के बारे में भी बताएंगे, लोकल वेरिएबल आ गए, ये सारे लोकल वेरिएबल मेनली जो है वो सारे के सारे किस में आते हैं, स्टैक के अंदर पुश हो जाते हैं, ठीक है, स्टैक के अंदर पुश हो जाते हैं। तो मैंने मेन फंक्शन, जैसे ही मेरा एग्जीक्यूशन के लिए प्रोग्राम रेडी होता है, मैंने क्या कर दिया, मेन फंक्शन को, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, स्टैक में मेन फंक्शन को पुश कर देता है। मेन फंक्शन को पुश करने का मतलब उसके लोकल वेरिएबल्स, उसका रिटर्न एड्रेस, ये सारे के सारे ये सारे जो भी और भी डिटेल्ड जो फंक्शन की इंटरनल एस्पेक्ट्स होते हैं, जो भी इंटरनल प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको स्टैक में पुश कर देता है, ठीक है। ये बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूं मैं आपको। उसके बाद जब मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होता है तो सबसे पहले यहाँ से ऊपर से नीचे टॉप डाउन यहाँ पे चीजें आती हैं और देखा जाता है कि सबसे पहली स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है वो कौन सी है। तो यह F2 एक एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है कि नहीं है, F2 एक कॉल कर सकते हैं हम, तो F2 को कॉल कर दिया जाता है। तो F2 को जब मैंने कॉल किया तो स्टैक के अंदर F2 का सारा डेटा पुश हो गया। स्टैक के अंदर F2 के जितने भी लोकल वेरिएबल्स थे, यहाँ पे अगर मैं कोई वेरिएबल लेट से डिक्लेयर करता हूँ या कॉन्स्ट डिक्लेयर करता हूँ तो वो सारे के सारे किस में चले जाएंगे, मेन फंक्शन के वेरिएबल्स के ऊपर चले जाएंगे कि स्टैक के अंदर। अच्छा, मैं स्टैक तो आपको बताना भूल गया, स्टैक क्या होता है, कुछ नहीं होता, स्टैक होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो सबसे लास्ट में अंदर जाएगा
वो सबसे पहले बार आएगा। मतलब कि आप मान सकते हैं कि कुछ प्लेट्स रखी हुई हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर बुक्स रखी हैं, प्लेट्स रखी हैं, कुछ भी रखा है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखा हुआ है, ठीक है। तो आप जो सबसे लास्ट में रखते हो उसी को आप सबसे पहले निकालोगे, ठीक है। आप जो सबसे लास्ट में बुक ऊपर रख रहे हो उसी को सबसे पहले निकालोगे, तो उससे कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो कि एक स्टैक होता है, ठीक। तो जैसे ही मेरे पास यहाँ पे कॉल हो जाता है तो मेन फंक्शन को मैंने स्टैक में पुश कर दिया, तो सबसे पहले कौन सा पुश हुआ, मेन फंक्शन। सबसे लास्ट में कौन सा निकलेगा, मेन फंक्शन, क्योंकि सारी जो एग्जीक्यूशन है वो मेन फंक्शन के बाद खत्म हो जाती है। क्यों, क्योंकि मेन फंक्शन सबसे पहले कॉल होता है, सबसे बड़ा फंक्शन होता है वो, ठीक है, या फिर सबसे ओल्डर फंक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास F2 को मैंने F2 का सारा डेटा किसने पुश कर दिया, स्टैक में पुश कर दिया, ठीक है। अब जो F2 है उसके ऊपर एग्जीक्यूशन पहुंचा, F2 के ऊपर एग्जीक्यूशन पहुंचा, लेकिन अब एक बात सोचने की ये है कि मैंने F2 को तो कॉल कर दिया, लेकिन अगर मान लो यहाँ पर मैं इसके बाद कंसोल लॉग कुछ कराता, तो मेरे को कैसे पता चलता कि भाई मेरे को आगे की जो एग्जीक्यूशन करनी है, F2 को खत्म करने के बाद जो एग्जीक्यूशन करनी है वो यहीं से करनी है, मुझे कैसे पता चलता, वो मुझे पता चलता है उसके रिटर्न एड्रेस से, जो कि स्टैक के अंदर पुश किया जाता है। मतलब सारे जो लोकल वेरिएबल्स हैं F2 के वो ऊपर डाल दिए, और लास्ट में क्या डाल दिया, एक रिटर्न एड्रेस डाल दिया, जो कि मुझे बताएगा कि अगली एग्जीक्यूशन किस पार्ट से करनी है आपको। तो एक रिटर्न एड्रेस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो कि स्टैक में पुश की जाती है, ठीक है। तो ये था कि किस तरह से फंक्शन को कॉल किया जाता है। अब जैसे मैंने F2 यहाँ पे पुश कर दिया, उसके सारे लोकल वेरिएबल्स, उसका रिटर्न एड्रेस मैंने सारा पुश कर दिया। ऐसे ही फिर मैंने देखा कि F2 को एग्जीक्यूट करने चलते हैं, चलो। तो सबसे पहले मैंने देखा कि भाई F1 कॉल हो रहा है, तो F1 को कॉल करते हैं। F1 कॉल हुआ तो मतलब मैंने F1 को पुश कर दिया, किसके अंदर, स्टैक के अंदर F1 को पुश कर दिया। अब स्टैक के अंदर जैसे मैंने F1 को पुश किया, मैंने देखा कि भाई ये F1 तो किसी और स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट फंक्शन को कॉल कर रहा है, जो कि कंसोल लॉग फंक्शन। तो मैंने कंसोल लॉग को भी यहाँ पे पुश कर दिया। यहाँ पे अगर कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर होते तो स्टैक के अंदर पुश हो जाते। मैंने बोला कि भाई कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर है, मान लो आपने लेट से कुछ वेरिएबल ABC डिक्लेयर किया है, तो उनको स्टैक के अंदर पुश कर दो। वो लोकल वेरिएबल्स है, वो क्या है, लोकल वेरिएबल्स है, वो कि सिर्फ और सिर्फ इस प्रोग्राम, इस फंक्शन के स्कोप में है वो। मतलब कि अगर ये फंक्शन एक बार आउट हो गया मेमोरी से, तो उन वेरिएबल कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, वो खत्म हो गए वो वेरिएबल्स, इसलिए कहते हैं स्कोपिंग। इसलिए मैंने स्कोपिंग पे जो वीडियो बनाई थी वो इस वजह से बनाई थी, क्यों, क्योंकि जब भी कोई एक फंक्शन खत्म हो जाता है तो उसके सारे वेरिएबल स्टैक से आउट हो जाते हैं, तो हम उनको एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये होता है किस तरह से हम फंक्शन जो है फंक्शनल स्कोप में वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला F1 को F1 में मैंने चीज डाल दी, तो F1 में जो मैंने जब F1 को डाला तो उसके सारे वेरिएबल डिक्लेयर होके स्टैक के अंदर चले गए, ठीक है। अब मैंने देखा कि भाई ये तो किसी और फंक्शन को कॉल कर रहा है, चलो तो उस फंक्शन को कॉल कर देते हैं। तो कंसोल लॉग को मैंने यहाँ पे पुश कर दिया। अब जैसे कंसोल लॉग को पुश किया तो उसने अपनी एग्जीक्यूशन परफॉर्म करी, और उसने प्रिंट कर दिया दिस इज द फंक्शन 1 यहाँ पर, ठीक है। अब जब उसने अपना काम कर दिया तो उसको बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि उसका काम तो खत्म हो गया ना, तो उसको बाहर निकल दिया। तो उसने जितने भी वेरिएबल्स बनाए थे, जितने भी कुछ नए एग्जीक्यूशन स्टैक्स बनाए थे, मतलब जो भी उसने कुछ बनाया होगा वो सारा स्टैक से आउट हो जाएगा, ठीक। और हमारे पास वापस से कंट्रोल किसके पास आ जाएगा, F1 के पास कंट्रोल आ जाएगा, और मतलब सारे जो लोकल वेरिएबल्स हैं F1 के वो वापस से मेरे पास आ गए हैं, ठीक। इसलिए ही मैं लॉग F1 के वेरिएबल्स को लॉग के पास कर सकता हूँ। अगर मेरे पास, मतलब ऐसा मान लो कि F2 के वेरिएबल्स को F1 के पास कर सकता हूँ, लेकिन F1 के वेरिएबल्स को F2 के पास नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकता, वो इसीलिए क्योंकि वो किससे, स्टैक से आउट हो जाते हैं। वो स्टैक से आउट हो जाते हैं जब भी मेरा फंक्शन क्या है, आउट होता है, तो ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मेरा F1 जो है वो खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा। फिर उसके बाद जब मेरा यहाँ कंसोल लॉग हो जाएगा F1 के बाद, मेरे पास रिटर्न किसके पास जाएगा, इस वाली स्टेटमेंट के ऊपर, इस वाली स्टेटमेंट, ध्यान रखना नीचे वाली स्टेटमेंट के ऊपर। F2 के पास शुरुआत से कंट्रोल नहीं जाएगा, नीचे वाली स्टेटमेंट के जाएगा। किसकी मदद से जाएगा, मैंने पहले ही बताया था, रिटर्न एड्रेस, जो कि मैंने स्टैक में पुश किया होता है, उस रिटर्न एड्रेस की मदद से ही मेरे पास नेक्स्ट कंसोल लॉग पे कॉल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कंसोल लॉग पास तभी कॉल जाएगा क्योंकि मेरे पास रिटर्न एड्रेस है। अगर किसी प्रोग्राम ने या किसी भी तरीके से वो रिटर्न एड्रेस अल्टर हो गया, तो जो वो रिटर्न एड्रेस बना है, स्टैक के अंदर पुश हो रखा है, उसी मेमोरी एड्रेस पे क्या चला जाएगा, कंट्रोल पहुंच जाएगा, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट किसके पास जाता है, इस प्रोग्राम के इस वाले पार्ट के ऊपर, जहां पे कंसोल लॉग का कोड लिखा होता है। मतलब F1 के बाद वाला जो कंसोल लॉग लिखा है, इसका कोड जहां पे लिखा होगा, उस कोड का एड्रेस मेरे पास रिटर्न एड्रेस में पुश होगा, ठीक है। तो ऐसे ये मेरे पास ये कोड कंसोल लॉग का एंटर होगा, और फिर मेरे पास यहाँ से लॉग भी बाहर आ जाएगा। तो ये नीचे मैंने लिख रखा है यहाँ पे F1 पुश किया, F2 को पहले लॉग को पहले निकाल दिया, फिर उसके बाद F1 को निकाल दिया, फिर F2 का जो अंदर लॉग पड़ा था, कंसोल लॉग फंक्शन था, वो डाल दिया,
ठीक है, फिर उसको भी एग्जीक्यूट करके निकाल दिया। ऐसे ही F2 जो है अब पूरा का पूरा हो चुका है, तो F2 भी यहाँ पे निकल गया है। अब ऐसे ही जो मेन फंक्शन है उसकी पूरी एग्जीक्यूशन खत्म हो गई है, तो मेन फंक्शन को भी यहाँ से निकाल दिया। तो मेरा जो प्रोग्राम है पूरा वो लाइन बाय लाइन बाय लाइन कैसे हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। फंक्शन कॉल्स क्या है, ऐसे एग्जीक्यूट हो गए। तो ये तो था कि किस तरह से सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग एक के बाद एक के बाद एक के बाद स्टैक के थ्रू कॉल होती हैं, काम करती हैं, ठीक है। तो ये कॉल स्टैक था कि किस तरह से फंक्शन कॉल होती हैं, तो किस तरह से फंक्शन को हम स्टैक में पुश करते रहते हैं। ठीक, कैसे करते हैं, पहले जो फंक्शन कॉल होता है उसको हम बेस में रखते हैं, नीचे रखते हैं, ठीक है। उसके जब भी सारे वेरिएबल्स हैं वो सारे स्टैक में पुश किए जाते हैं, रिटर्न एड्रेस पुश किया जाता है, ठीक है, और जो भी चीज़ें हैं वो पुश की जाती हैं। फिर उसके बाद जो उस फंक्शन को वो कॉल कर रहा है उसके ऊपर एग्जीक्यूशन ट्रांसफर हो जाता है, और उस फंक्शन के जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको स्टैक में पुश किया जाता है। अब जैसे ही उस फंक्शन ने अपना काम पूरा कर लिया, वैसे ही उसको एक रिटर्न एड्रेस जो वहां पे स्टैक में ऑलरेडी प्रेजेंट है उस पोजीशन पे लाया जाता है, ठीक। और जो पहले वाला फंक्शन था वो रेडी टू एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक। तो ये था कि किस तरह से फंक्शन कॉल स्टैक एग्जीक्यूट होता है, या फंक्शन एग्जीक्यूट होते हैं, या प्रोग्राम सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट होता है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है। दिक्कत ये है कि सपोज दैट ये कंसोल लॉग स्टेटमेंट जो मैंने लिखी है F1 के अंदर, इसके अंदर एक रीड ऑपरेशन होता, या फिर कह लो एक डेटा फैचिंग ऑपरेशन होता। मतलब कि सर्वर से डेटा लेके आना है, सर्वर से एक भारी इमेज डाउनलोड करके लेके आनी है यहाँ पर, इस जगह पर, ठीक है। तो उसको अगर डाउनलोड करते तो मेरे ख्याल से अगर वो बहुत बड़ी इमेज है तो काफ़ी टाइम उसको लग जाता, मतलब 1 मिनट 2 मिनट या कितने भी सेकंड्स भी लग सकते हैं। तो सेकंड्स भी एक कंप्यूटर की दुनिया में बहुत टाइम होता है, वो तो मिली सेकंड्स से भी कम टाइम में एग्जीक्यूट करता है अपने कोड को। परंतु अगर हम इसको देखें तो ये तो बहुत टाइम लगा देगा, 2 मिनट लगा देगा। इमेज को फैच करके लाना कोई आसान काम तो नहीं है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम होता है, ठीक। तो उसको यहाँ पे काम करने में बहुत टाइम लग जाएगा। इतने तक ये वाली जो स्टेटमेंट है, ये वाली स्टेटमेंट क्या एग्जीक्यूट हो पाएगी? क्या मेरा जो ये वाला कोड है, ये वाला फंक्शन है, स्टैक में पुश हो पाएगा? नहीं। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि यही पूरा नहीं हो पाया है, तो यही स्टैक से बाहर नहीं निकला है। यही स्टैक से बाहर निकला है तो दूसरा कोड कैसे स्टैक में पुश होगा? तो स्टैक में पुश नहीं हो पाएगा ये चीज़, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा एक ब्लॉकिंग क्रिएट हो गई। क्या हो गई? ब्लॉकिंग क्रिएट हो गई। मैंने एक बहुत हैवी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए बोल दिया, जिसकी वजह से मेरा आगे का कोड था वो स्टॉप हो गया। क्या बोला मैंने? आगे का कोड था वो स्टॉप हो गया। तो यहीं पे हमारा जो एक हमारा क्या होता है कि यहीं पे हमारे जो यूज आती है वो आती है असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, ठीक है। कि यहाँ पर तो हमारा सिक्वेंशियली सिंक्रोनाइज वे में एक काम हो रहा था, ठीक है, कि भाई लॉग हो रहा था, फिर लॉग के बाद दूसरा लॉग हो रहा था, ठीक है, वो जल्दी जल्दी हो रहे थे। लेकिन जब टाइम कंज्यूमिंग टास्क आ जाता है ना एक, जिसमें फालतू का टाइम वेस्ट हो रहा होता है, भाई मैं तो सिर्फ आइडियली वेट ही तो कर रहा हूँ ना बस, उसके लिए क्या मतलब है मेरा आगे का कोड एग्जीक्यूट ना करने का? मुझे करना है एग्जीक्यूट, तो मैं कैसे करूँगा? मेरे को अगर उसको करना है तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की तरफ का जो मेरे पास मेथड आया है उसको अप्लाई करूँगा। वो कैसे होता है? वो होता है विद द हेल्प ऑफ इवेंट लूप, जो कि मैं आपको यहाँ पर शो करता हूँ, ठीक, इवेंट लूप के थ्रू, ठीक है। इसके अंदर असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग जब इंट्रोड्यूस की गई, उसके अंदर मेरे पास दो चीजें और लेके आए यहाँ पर। पहला है एक तो एपीआई और दूसरा है एक मैसेज क्यू, ठीक। ये दो चीजें हम वापस से लेके आए। तो अब क्या होता है इसके अंदर कि जब भी मैं असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग करता हूँ या फिर, तो एक इवेंट लूप जनरेट होता है, इवेंट लूप पहले से प्रेजेंट होता है। ये एपीआई जो है, ये एपीआई हमें ब्राउजर प्रोवाइड करता है या फिर हमें Node.js का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। ये एपीआई होता है, इसमें सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, फैच, ऐसी रिक्वेस्ट होती हैं, ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, ठीक है। और जब भी ये फंक्शन पूरे हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो यहाँ पे अलर्ट मैसेज आ जाता है मेरे पास। तो उसको मैं बताता हूँ आपको और अच्छे से, कि ये तो भाई आपको समझ में आ गया होगा कि ये तो भाई हमारा कॉल स्टैक है, कि किस तरह से हमारा जावास्क्रिप्ट इंजन हमारे कोड को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन जा रहे हैं, फिर यहाँ पे फंक्शन जा रहे हैं, फिर यहाँ पे फंक्शन जा रहे हैं। लेकिन सपोज दैट जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया ये सेट टाइम आउट का कोड, ये तो भाई मेरा बहुत टाइम कंज्यूमिंग कोड है, क्योंकि इसमें 2 सेकंड का टाइमर लगा रखा है मैंने, भाई 2 सेकंड बाद ये एग्जीक्यूट होगा। तो ये कैसे एग्जीक्यूट होगा 2 सेकंड बाद? भाई मेरा तो कोड रुक जाएगा ना अगर मैं 2 सेकंड तक वेट कर दूंगा, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन नहीं होगी। पर मैं तो चाहता हूँ कि ये हो जाए, मैं नहीं रोकना चाहता अपने कोड को। तो उसी के लिए मैंने यहाँ पर जैसे मेरा यहाँ पे भाई मेरे को पता है कि मेरा F4 जाएगा अंदर, फिर मेरा सेट टाइम आउट जाएगा, ठीक है। F4 जाएगा, फिर सेट टाइम आउट जाएगा अंदर, टैग के अंदर तो यही जाएगा। अब जैसे ही मेरा
सेट टाइम आउट अंदर जाता है तो मेरा जैसे ही पॉइंटर सेट टाइम आउट को एग्जीक्यूट करने के लिए आता है, जैसे ही मेरा कॉल स्टैक में मेरा स्टैक सेट टाइम आउट जाता है और मैं सेट टाइम आउट को एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे आता हूँ, जैसे ही मैं सेट टाइम आउट को एग्जीक्यूट करने के लिए आता हूँ तो मेरे पास कॉल किसके पास जाती है, वेब एपीआईज के पास या ब्राउजर एपीआईज के पास या नोड जेएस एपीआईज के पास मेरे पास कॉल पहुंच जाती है, ठीक है, और मेरा काम पूरा हो जाता है, वो मेरे को रिटर्न कर देता है, ठीक है, वो मेरे को रिटर्न कर देता है। तो मैं मेरी एग्जीक्यूशन किसके पास आ गई, F4 के पास आ गई। जैसे ही मैंने सेट टाइम आउट को कॉल किया तो मेरी एग्जीक्यूशन किसके पास गई, वेब एपीआई के पास गई। क्यों, क्योंकि वहीं पे सारा मेरा सेट टाइम आउट का कोड लिखा हुआ है, ठीक है। वहां पे जैसे ही मैंने कॉल किया मेरी एग्जीक्यूशन सेट एपीआई के पास गई, ब्राउजर एपीआई के पास गई और सेट टाइम आउट का कोड एग्जीक्यूट हुआ। उसने मेरे को डायरेक्ट ही बोल दिया भाई रिटर्न कर दूंगा मैं तो तेरे को, मेरे को तूने बता दिया ना, अब मैं तेरे को रिटर्न कर रहा हूँ, तू टेंशन मत ले, तू आगे का कोड एग्जीक्यूट कर दे। तो इसने बोल दिया ठीक है तू आगे का कोड एग्जीक्यूट कर दे, तो इसने बोल दिया कंसोल लॉग कर दे एग्जीक्यूट, ठीक है। तो बोल दिया ठीक है भाई मैं तो कर दूंगा कंसोल लॉग एग्जीक्यूट। तो इसने कंसोल लॉग को उठाया और इसके अंदर पुश कर दिया, कंसोल लॉग को उठाया और इसके अंदर पुश कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले F4 आउटपुट आ रहा है, क्योंकि F3 वाला पहले कॉल होना चाहिए था पर नहीं, वो 2 सेकंड बाद कॉल होना था, इस वजह से वो ब्लॉक नहीं हुआ, वो ब्लॉक नहीं हुआ और उसने बोला भाई तू आगे बढ़ता जा, मैं हूं संभालने के लिए, वेब एपीआई मैं हूं संभालने के लिए, तू आगे बढ़ता जा, ठीक। अब इसने क्या किया, वेब एपीआई को बोल दिया भाई ठीक है ले भाई तेरा सेट टाइम आउट तू ध्यान रख, मेरे को नहीं पता, ठीक है, मैं तो आगे का कोड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो इसने F4 को कर दिया, F4 को एग्जीक्यूट कर दिया, इसका तो काम खत्म हो गया। लेकिन अब इसके साथ क्या हुआ, ये जो सेट टाइम आउट फंक्शन है इसके साथ क्या हुआ, इसने क्या किया कि 2 सेकंड का टाइमर लगा दिया इसके अंदर, इसने 2 सेकंड तक वेट किया। वेब एपीआई के अंदर ऐसा कोड लिखा गया है जो 2 सेकंड तक वेट करेगा, जो हमने टाइम बताया है ना उतने टाइम तक वेट करेगा। और क्या करेगा, उसको किसके अंदर डाल देगा, एक मैसेज क्यू होती है, एक होती है क्या मैसेज क्यू, उसके अंदर डाल देगा उसको, उसके आउटपुट को किसके अंदर डाल देगा, मैसेज क्यू के अंदर डाल देगा, या फंक्शन को किसके अंदर डाल देगा, मैसेज क्यू के अंदर। क्यों भाई मुझे कौन सा फंक्शन कॉल करना था, F3 कॉल करना था, तो F3 को क्या करेगा, मैसेज क्यू के अंदर पुश कर देगा। 2 सेकंड बाद क्या करेगा, F3 को मैसेज क्यू के अंदर पुश कर देगा, ठीक है। अब जैसे ही मैंने मैसेज क्यू के अंदर उस चीज को पुश किया तो मेरा जैसे ही कॉल स्टैक खत्म होगा ना, जब मेरा कॉल स्टैक बिल्कुल एम्प्टी हो जाएगा ना, उसके बाद ही मेरी मैसेज क्यू चेक होती है। ये बहुत ध्यान रखने की बात है, जब भी मेरा कॉल स्टैक खत्म नहीं होगा ना उससे पहले मेरी मैसेज क्यू चेक ही नहीं होगी। जब मेरा कॉल स्टैक खत्म हो जाएगा उसके बाद ही मेरी मैसेज क्यू चेक होगी एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है। तो मेरा कॉल स्टैक तो खत्म हो गया था, क्यों, क्योंकि मैंने F4 को पहले ही यहाँ पर कंसोल लॉग को खत्म करके प्रिंट करा के खत्म कर दिया था सारा काम, ठीक है, तो निकाल दिया। तो मेरा कॉल स्टैक क्या था, एम्प्टी था। अब जैसे ही मेरी कॉल स्टैक एम्प्टी था तो मेरा ये जो कोड है, ये मैसेज क्यू वाला कोड है, वो चेक हुआ। अब जैसे ही मेरा चेक हुआ वैसे ही मेरा यहाँ पे मिल गया एक फंक्शन, भाई ये वाला रन करना है, 2 सेकंड बाद ये वाला रन करना था, तो मैंने इसमें डाल रखा है वो फंक्शन, ठीक है। अब क्या होगा, इसको वापस से हम कॉल स्टैक में डाल देंगे। अब वापस से इसको क्या कर देगा, कॉल स्टैक में डाल देगा। अब जैसे ही कॉल स्टैक में आई वो तो एग्जीक्यूशन होता है, कॉल स्टैक में डालेंगे तो मतलब कि एग्जीक्यूट करना, कॉल स्टैक में डाला एग्जीक्यूट हो गया। तो जो भी चीजें यहाँ पे टाइमर के साथ पड़ी हुई थी या फिर कलो रिक्वेस्ट के साथ पड़ी थी या टाइम कंजप्शन के साथ पड़ी थी, उनको हमने क्या कर दिया, टाइम होने के बाद, उनका काम होने के बाद किसमें डाल दिया, मैसेज क्यू में डाल दिया। और जैसे ही कॉल स्टैक खत्म हुआ, जैसे ही कॉल स्टैक एम्प्टी हुआ, मैंने मैसेज क्यू को चेक किया, मैसेज क्यू में देखा कि भाई ये फंक्शन पड़ा हुआ है, अच्छा ये फंक्शन पड़ा है तो भाई मतलब इसको एग्जीक्यूट करना है, तो कॉल स्टैक में पुश कर दो। तो जैसे ही मैंने उसको कॉल स्टैक में पुश किया, वो एग्जीक्यूट हुआ तो मेरा कोड रन हो गया। तो ऐसे होता है कि भाई 2 सेकंड का टाइमर किस तरह से हम लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, सेट टाइम आउट फंक्शन डालते हैं हम इसके अंदर। ध्यान रहे यहाँ पर सबसे पहले कौन सा फंक्शन आएगा, सबसे पहले यहाँ पे आएगा F4, ठीक है, मेन फंक्शन तो डिफॉल्ट है, ठीक है। F4 फंक्शन को कॉल करेंगे, फिर उसके बाद ये सेट टाइम आउट को कॉल करेगा, ठीक है ना, सेट टाइम आउट कॉल करेगा। लेकिन यहाँ ध्यान रहे जो सेट टाइम आउट है वो फंक्शन एपीआई प्रोवाइड करती है, ब्राउजर एपीआई प्रोवाइड करती है, तो ब्राउजर एपीआई को वहां पे कॉल कर देगा उधर, क्योंकि सेट टाइम आउट एग्जीक्यूट करना है तो ब्राउजर एपीआई को वहां पे कॉल कर देगा। अब जैसे ही ब्राउजर एपीआई को कॉल किया, ब्राउजर एपीआई ने देखा भाई 2 सेकंड का टाइमर लगाना है इस फंक्शन पे, कोई दिक्कत नहीं है, रिटर्न ले ले, तू तो आगे का कोड एग्जीक्यूट, बाकी मैं देख लूंगा, तू तो आगे का कोड एग्जीक्यूट कर। तो इसने क्या किया, ले भाई मैं तो तेरे को कॉल कर रहा हूँ, तू देख लेना, ठीक है। और इसने बोला भाई हाँ मैं देख लूंगा, तू आगे का कोड एग्जीक्यूट कर दे। तो इसने क्या कर दिया भाई, आगे का कोड एग्जीक्यूट करा और इसको यहाँ से बाहर निकाल दिया, और फिर उसके बाद ये लॉग स्टेटमेंट को यहाँ पे पुश कर दिया। अब जैसी लॉग स्टेटमेंट खत्म हुई, यहाँ से लॉग स्टेटमेंट को बाहर निकाल दिया, ठीक है। उतने टाइम में 2 सेकंड का वेट चल रहा था, उतने टाइम में 2 सेकंड का वेट चल रहा था, तो ऐसे ही मैंने F4 को भी निकाल दूंगा, ठीक है। F4 का भी कॉल स्टैक खत्म हो गया।
ठीक है, अब जैसे कॉल स्टैक खत्म हुआ और 2 सेकंड टाइम आउट ओवर हुआ, वो मेरे जो भी कोड था, जो भी मेरा फंक्शन था, उसको मैंने किस में डाल दिया, मैसेज क्यू के अंदर डाल दिया। अब मैसेज क्यू जैसे ही मेरा देखा, भाई कॉल स्टैक खत्म होने के बाद मैसेज क्यू देखी जाएगी। अब जैसे ही मेरी मैसेज क्यू देखी गई तो मेरे पास यहाँ से F3 उसमें मिला, F3 उसमें मिला तो उसको कॉल स्टैक में पुश कर दिया, F3 को कॉल स्टैक में पुश कर दिया। और जैसे ही F3 को कॉल स्टैक में पुश किया तो F3 एग्जीक्यूट हुआ, और एग्जीक्यूट होने के बाद उसने यहाँ पर F3 को पुट प्रिंट कर दिया। पहले F4 प्रिंट हुआ, फिर वेट हुआ, फिर F3 प्रिंट हुआ। ठीक है, तो इस वजह से ब्लॉकिंग नहीं हुई। अगर मेरे पास असिंक्रोनिसिटी नहीं होती तो मेरे पास यहाँ पे ब्लॉक हो जाता, पहले F3 ही प्रिंट होता, F4 बाद में प्रिंट होता, लेकिन यहाँ पे 2 सेकंड तक मेरा एग्जीक्यूशन जो है वो पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता, कुछ एग्जीक्यूट ही नहीं हो। तो ये था कि किस तरह से हमारा एग्जीक्यूशन प्रोग्राम कंसेप्ट किस तरह से वर्क करते हैं, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, इवेंट लूप क्या होता है। ये जो भी आपने देखा किस तरह से ये पूरा साइकिल चल रहा है कि भाई यहाँ पे कॉल स्टैक के अंदर है, कॉल स्टैक से एग्जीक्यूट होके एपीआई के पास गया, एपीआई से मैसेज क्यू से कॉल स्टैक, ये पूरी जो साइकिल चल रही है इसे कहते हैं इवेंट लूप, जो बार बार चेक होता रहता है। ठीक है, तो ये होता है कि किस तरह से हमारा एग्जीक्यूशन होता है, असिंक्रोनस और सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग या प्रोसेस किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाता है। ये एक बेसिक नॉलेज थी कि किस तरह से जो बेसिक जो है असिंक्रोनिसिटी का वर्क करता है, उसके लिए आपको समझने के लिए असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड हुई होगी। और जैसा कि मैंने कहा था कि अगर ये चीज़ इतनी क्लियर नहीं हुई है तो आप इसको या तो वीडियो को वापस देख लीजिए अगर आपका मन है तो, पर आगे आने वाले टाइम में आपको ये अपने आप ही क्लियर हो जाएगा जब आप इस पर हैंड्स ऑन करेंगे तो इसलिए अभी इसका इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो धीरे धीरे अपने आप क्लियर होता जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, हम मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम कुछ और असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कोड करते रहिए।